कोई क्राइम किया है बट आप उस टाइम ये प्रूव कर देते हैं कि मेरा केस जो है जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा था, तो आपको पूरा का पूरा डिफेंस मिल जाता है उस चीज़ के लिए। तो आपको क्राइम के लिए आपको पनिश नहीं किया जाएगा क्योंकि आपका केस जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा था। तो कल हमने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन, इन्फेंसी ये सब पढ़ा था, और तो फिर आज हम उसके आगे ही प्राइवेट डिफेंस और वो सब पढ़ेंगे। प्राइवेट डिफेंस, तो आज हम प्राइवेट डिफेंस के बारे में देखते हैं। प्राइवेट डिफेंस शुरू होता है सेक्शन 96 टू 106 ऑफ द आईपीसी। अगर आपके पास बेल एक्ट है तो उनको खोल लीजिए प्लीज, सेक्शन 96 ऑनवर्ड्स। अब प्राइवेट डिफेंस को हम आम भाषा में बोलते हैं आत्मरक्षा, जैसे हम जानते हैं। प्राइवेट डिफेंस मतलब खुद की सुरक्षा के लिए। अब जैसे कि हमने आज एक मैं चीज़ ऐड ऑन करना भूल गया, आपको साथ साथ में जो मैंने एक शॉर्ट नोट भी बना रखे हैं वो भी मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करूंगा, तो आपको उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलती रहेगी। तो प्राइवेट डिफेंस की अगर हम बात करें, जैसे कि हम आम भाषा में चलते हैं आत्मरक्षा, तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे स्टेट की ड्यूटी होती है अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करना, और उनको अगर कोई उनको ब्रीच करता है, अगर उनके राइट्स को ब्रीच करता है, तो स्टेट एक इम्पेरेटिव लेती है और स्टेट एक खुद को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू पनिश करती है जो जिसने भी जो भी एक्यूज होता है उसको। तो उसी तरह जैसे स्टेट की एक ड्यूटी होती है, तो स्टेट हमको प्रोटेक्ट किस तरह करती है, पुलिस के थ्रू। बट आज के टाइम में हमारी जितनी आबादी है इतना पॉसिबल नहीं है कि पुलिस हर जगह पे अवेलेबल हो। कई जगह पे इमिनेंट डेंजर भी होता है और कई जगह पे पुलिस अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है। उस टाइम अगर आपके साथ कोई क्राइम हो रहा होता है या आपको एप्रीहेंशन होता है कि आपके साथ क्राइम हो सकता है, तो आप प्राइवेट डिफेंस की आपको परमिसिबिलिटी आपको लॉ देता है। तो सेक्शन 96 ऑनवर्ड्स में आपको प्राइवेट डिफेंस के बारे में दिया हुआ है। मैं आपके साथ एक स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ साथ साथ। आप लोगों को विजिबल है जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, प्राइवेट डिफेंस? यस सर। ओके, तो जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हैं कि अ स्टेट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ इट्स सिटीजंस, बट नो स्टेट कैन डिप्यूट अ पुलिसमैन टू एवरी इंडिविजुअल फॉर प्रोटेक्टिंग हिज बॉडी और प्रॉपर्टी। एक स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो हर सिटीजन के लिए पुलिसमैन को डिप्यूट कर पाए। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास पुलिस पावर भी लिमिटेड है, तो हम इतने रिसोर्सेज हम लोग नहीं डिप्लॉय कर सकते कोई भी स्टेट कि एक हर एक सिटीजन के पास एक पुलिस वाला अवेलेबल हो। हर एक चीज, हर एक केस में कोई भी स्टेट किसी को हेल्प प्रोवाइड नहीं कर सकती है हर एक इंस्टेंस में। और उसके अलावा कई ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे इमिनेंट डेंजर होता है, जैसे कि आपके ऊपर अगर कोई एकदम से अचानक से कुछ हमला करते, तो उसके टाइम पे आप पुलिस के पास आपके पास पहुंचने का टाइम भी नहीं होता है क्योंकि वो ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है। उस टाइम पे आपको आप सेल्फ प्रिजर्वेशन का, जैसे हम बोलते हैं फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स जो होता है वो हमारा अंदर रहता है। तो या तो हम उस सिचुएशन को खुद से टैकल करें या फिर हम वहाँ पे पुलिस की हेल्प लें। अगर हम पुलिस की हेल्प नहीं ले सकते तो हम खुद की भी हेल्प कर सकते हैं, लॉ उसके लिए भी हमको परमिट करता है। एक चीज़ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, प्राइवेट डिफेंस कभी भी प्यूनिटिव या रेट्रीब्यूटिव राइट नहीं है। मतलब ये पनिश करने के लिए नहीं है या फिर बदला लेने के लिए नहीं है, इसे प्रिवेंट करने के लिए होता है कि आप पे जो अटैक कर रहा है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आप खुद की रक्षा कर सके। अगर कोई आपको आप पे अटैक कर रहा है तो आप उसको पनिश करने के लिए प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते कि अगर उसने मेरे को मारा तो मैं भी उसको मारूंगा या फिर मैं उसको बदला लूँ। इस चीज़ के लिए भी आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपका जो प्राइवेट डिफेंस का यूज़ है वो सिर्फ प्रिवेंट करने के लिए हो सकता है उस चीज़ को। उसके अलावा प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल आप प्रिवेंशन पनिश करने के लिए या फिर रिवेंज करने के लिए नहीं कर सकते। तो सेक्शन 96 पे आते हैं। सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी, आपको मैं फिर से एक बार बता दूं, मैं आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है बट ये मैं आपके रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ सिर्फ। सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर आपने कोई भी काम ऐसा किया है जो आपने प्राइवेट डिफेंस में किया है तो वो कानूनन अपराध नहीं माना जाएगा, बशर्ते आपने 96 टू 106 की सिचुएशन जो है उनको कंप्लाई किया हो। तो अगर आपने प्राइवेट डिफेंस के अंदर आपने कुछ अपना कोई ऑफेंस कर दिया है प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हो तो आपको उसके लिए डिफेंस मिल जाएगा। अब प्राइवेट डिफेंस दो तरह के होते हैं, एक प्राइवेट डिफेंस होता है बॉडी का, एक प्राइवेट डिफेंस होता है प्रॉपर्टी का। बॉडी मतलब मैं अपनी खुद की बॉडी या किसी और की बॉडी, उसके लिए भी प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर मेरे पे कोई हमला कर रहा है तो मैं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, प्राइवेट डिफेंस के लिए मैं प्राइवेट, हेलो हाँ भैया बोलो बोलो। अगर मेरे पे कोई हमला कर रहा है तो खुद की बॉडी के पे या किसी और की बॉडी पे, मान लीजिए मैं मार्केट में हूँ, अगर मैं देखता हूँ कि
किसी के ऊपर कोई अटैक कर रहा है, तो मैं उसको बचाने के लिए भी मैं प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकता हूँ। तो बॉडी या तो मेरी खुद की हो या किसी भी और की हो, तो उसके लिए मैं प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी तरह प्रॉपर्टी चाहे मेरी हो या किसी और की हो, किसी की भी प्रॉपर्टी हो, हम लोग प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करके प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं जिसकी भी प्रॉपर्टी डेंजर में है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्राइवेट डिफेंस जो है दो तरह के होते हैं, बॉडी या प्रॉपर्टी। आप अपनी बॉडी या किसी और की बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी या किसी और की प्रॉपर्टी को पे अगर कुछ डेंजर है तो उसके लिए भी आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, आप कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं किस किस चीज़ में। दो तरह के, जैसे कि मैंने बाइफरकेट किया, बॉडी और प्रॉपर्टी के दो तरह के आप यूज़ कर सकते हैं। बॉडी में आप प्राइवेट डिफेंस कब यूज़ कर सकते हैं, जब भी कोई ऑफेंस आपको लग रहा है हो रहा है जो कि ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट हो रहा है, जैसे कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग और वो सब। अगर कोई भी ऑफेंस, मान लीजिए अगर कोई मेरे मर्डर करने की कोशिश कर रहा है, मेरे पे कोई नाइफ लेके चढ़ गया या मेरे पास कोई बुलेट मेरे पे फायर कर रहा है, तो मैं अपनी प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी खतरे में है। और इसी तरह अगर किसी और की बॉडी भी खतरे में, मान लीजिए मेरे फ्रेंड के ऊपर कोई फायर कर रहा है, तो भी मैं उसको बचा सकता हूँ, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी होता है, तो मैं उसके लिए भी बता सकता हूँ। लेकिन जो ऑफेंस हो रहा है वो ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी होना चाहिए, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो, मान लीजिए किसी फीमेल पे आपको लग रहा है कि कोई अटेम्प्ट टू रेप कर रहा है, तो आप उसके लिए भी प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते हुए आप एक्शन ले सकते हैं उस अक्यूज के अगेंस्ट। किडनैपिंग का अगर आपको लग रहा है कि कोई किडनैप हो रहा है, मान लीजिए आपके सामने आपको देख रहा है कोई बच्चा किडनैप हो रहा है या फिर किसी का अटेम्प्ट हो रहा है किडनैप करने का, तो उस टाइम पे भी आप यूज़ कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस, उस चीज़ को रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए। अब इसी तरह प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी में हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में यूजुअली लॉ के अंदर ये एक वो है, इसके पीछे जो कह सकते हैं थीसिस है, ये है कि प्रॉपर्टी के अगर अगेंस्ट ऑफेंस हो रहा है तो आप पब्लिक अथॉरिटीज को रीच कर सकते हैं, आप पुलिस को बुला सकते हैं, इमिनेंट डेंजर नहीं होता है। इसीलिए प्रॉपर्टी में कुछ लिमिटेड चार चीज़ों में ये प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बॉडी, अगर आप बात करें, बॉडी के अंदर आप कोई भी ऑफेंस हो अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, तो आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन चार में से अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ये चार केसेस हैं: थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। ये चारों भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ऑफेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। थेफ्ट मतलब जैसे हम आम भाषा में जिसको चोरी बोलते हैं, थेफ्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज़ होता है ये टर्म, और इसको हम आगे पढ़ेंगे थेफ्ट के बारे में। अभी आप ये 4 पॉइंट नोट कर लीजिए, जो 4 मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, क्योंकि ये चारों पे से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से जैसे 3 ऑप्शन दे दिए और एक कोई ऑप्शन और एक्स्ट्रा दे देंगे, तो आपको पूछेंगे कि इनमें से किसके अगेंस्ट हो सकता है, तो आपको ऑड वन आउट जो है वो आपको सॉर्ट आउट करना होगा। तो पहला है थेफ्ट, दूसरा है रॉबरी। रॉबरी भी थेफ्ट से ही रिलेटेड है, वो भी हम थेफ्ट जब पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हम आगे रॉबरी भी पढ़ेंगे। उसके बाद है मिसचीफ बेसिकली मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। मिसचीफ मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर हम किसी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट करते हैं रॉन्गफुल इंटेंशन के साथ, तो वो मिसचीफ के अंदर आता है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन। और उसके बाद है क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास मतलब अगर मैं या तो किसी के घर में या किसी के लैंड के ऊपर एंट्री करता हूँ बिना उसकी अथॉरिटी के, कोई या तो कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए या फिर उसको इंटिमिडेट, इंसल्ट या अनॉय करने के लिए। अब ये इंग्रेडिएंट्स आपको इतने ज़रूरी नहीं है क्रिमिनल ट्रेसपास के, बस आप एक आम भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब होता है किसी की बॉडी और किसी की हाउस या फिर लैंड के अंदर इलीगली एंटर करना, उसको हम क्रिमिनल ट्रेसपास की कैटेगरी में लाते हैं। अब उसके बाद, अब जैसे हमने ये पढ़ा कि किस तरह के, दो तरह के होते हैं प्राइवेट डिफेंस के राइट, बॉडी और प्रॉपर्टी। बॉडी में ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, और प्रॉपर्टी में ऑफेंसेस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। अब अगला क्वेश्चन आपका ये होता है कि किस हद तक हम जा सकते हैं प्राइवेट डिफेंस के में जाने के लिए, प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करते करते। अब इसका आंसर आपको सेक्शन 99 में दिया हुआ है, वैसे आपको सेक्शन की जरूरत नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। सिर्फ उतना ही हार्म किया जा सकता है जितना कि डिफेंस के पर्पस के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा हार्म अगर आप करेंगे तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। अब मान लीजिए अगर कोई आपके घर में चोरी करने आता है, तो अगर आपने कोई वेपन लेकर उसको डरा दिया फिर वो भाग गया, तो आपका प्राइवेट डिफेंस, अब उस टाइम पे आपका प्राइवेट डिफेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वहाँ से जा चुका है। अगर वो भाग रहा है और उसके बाद अगर आप मान लीजिए उसको शूट कर देते हैं पीछे से, तो उस टाइम वो जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपका प्राइवेट, उस टाइम आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो डेंजर में नहीं थी। तो इसीलिए प्राइवेट डिफेंस सिर्फ उतना ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए जितना कि नेसेसरी है,
उसकी बॉडी या प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए। अगर जिस समय से बॉडी या प्रॉपर्टी को नुकसान होने की आशंका नहीं है, तब से प्राइवेट डिफेंस आपकी ज़रूरत नहीं है और तब आपको करना भी नहीं चाहिए। प्राइवेट डिफेंस का जैसे कि मैंने आपको पहले भी मतलब बताया, इसका प्यूनिटिव ये प्यूनिटिव राइट नहीं है, ये सिर्फ डिफेंसिव राइट है। आपको सिर्फ सुरक्षा करनी है, आपको पनिश नहीं करना है, आपको रिवेंज लेने के लिए ये राइट नहीं है। तो सिर्फ जब तक आपकी बॉडी और प्रॉपर्टी किसी खतरे में है, आपको तब तक ही ये इस्तेमाल करना है और उतना ही इस्तेमाल करना है जितना जितना कि ज़रूरी है। अब अगर मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए कोई मेरे को धक्का देता है, तो मैं प्राइवेट डिफेंस देकर अपने आप को बचा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उसको एक्सीड कर दूँ, मान लीजिए कोई मेरे को धक्का दे रहा है और मैं उस टाइम पे उसको मैं शूट कर दूँ, तो मैंने अपना राइट एक्सीड किया, तो वो राइट मैं एक्सीड नहीं कर सकता था। मेरे को सिर्फ उतना ही राइट यूज़ करना है जितना कि डिफेंस के लिए ज़रूरी है। मान लीजिए कोई मेरे से धक्का कर रहा है या फिर कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, तो फिर मैं उतना ही इस्तेमाल करूँगा कि जितना कि मेरे को उसको दूर करने के लिए ज़रूरी है। उस टाइम मैं अपना एक्सीड नहीं कर सकता, मैं उसको सीधा गोली नहीं मार सकता या फिर कुछ नहीं कर सकता। उस टाइम पे मेरे को सिर्फ उतना इस्तेमाल करना है कि जितना कि ज़रूरी है उस काम के लिए। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि कैन डेथ बी कॉज्ड व्हाइल एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि अगर मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर रहा हूँ तो मैं किसी की डेथ कॉज कर सकता हूँ क्या, जो अग्रेसर है उसकी। अगर कोई मेरे पे मान लीजिए कोई अगर मेरे को मारने आ रहा है, तो मैं क्या फिर डेथ कॉज कर सकता हूँ और मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने प्राइवेट डिफेंस में किया। तो उसका आंसर है येस, बट इसकी एक सर्टेन कंडीशंस है, ओनली इन सर्टेन केसेस। अब वो सर्टेन केसेस कौन से हैं, अब पहले बॉडी की बात करते हैं। जो बॉडी की हम बात कर रहे थे, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। तो बॉडी की अगर हम बात करें तो 7 क्लॉज ऐसे हैं जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में आप डेथ भी कॉज कर सकते हैं अग्रेसर की। लॉ आपको परमिशन दे रहा है कि अगर ज़रूरत है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेथ कॉज करनी ही करनी है, बस लॉ ये कहता है कि आप इतने आप भी कर सकते हैं कि आप अगर उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है। तो वो 7 केसेस ऐसे हैं कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बॉडी प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी की बात हो रही है। दो तरह के होते हैं, बॉडी और प्रॉपर्टी। पहले हम बॉडी की बात कर रहे हैं। तो 7 इसमें 7 क्लॉजेज आते हैं। पहला क्लॉज इसमें आता है एन असॉल्ट विद द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। मान लीजिए अगर कोई मेरे पे गन लेके चढ़ा है या मेरे पे कोई बड़ा सा चाकू लेके अगर मेरे पे चढ़ा है और मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे को एप्रीहेंशन होगी। एप्रीहेंशन का मतलब कि मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरी डेथ हो सकती है अगर मैंने प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं किया। एंड असॉल्ट विद द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, मेरे को ऐसा एप्रीहेंशन हो रही है, मेरे को ऐसी संभावना लग रही है कि अगर मैंने प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं किया तो मेरी डेथ हो सकती है। तो इसमें अगर कोई ऐसे आपके ऊपर एप्रीहेंशन होती है कि अगर मैंने प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं किया तो मेरी डेथ हो सकती है, तो आप जो अग्रेसर है उसकी भी डेथ कॉज कर सकते हैं। सेकंड आता है एंड असॉल्ट विद द एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा है, आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 320 में है ग्रीवियस हर्ट। एंड असॉल्ट विद द एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। इसी तरह अगर कोई मेरे पे हमला करता है, असॉल्ट करता है और मेरे को ये आशंका होती है कि अगर मैंने प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं किया तो मेरे को ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो एन असॉल्ट विद द एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट को मैं आपको आम भाषा में अगर बताऊं तो जैसे हम गंभीर चोट जिसको बोलते हैं उसको हम ग्रीवियस हर्ट बोलते हैं। बाकी के मैं आपको सेक्शन 320 में इसको और डिटेल में बताऊंगा। एन असॉल्ट विद द एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। तीसरा आता है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। जो तीसरे क्लॉज ऑनवर्ड्स है, तीसरे में हम इंटेंशन देखेंगे जो हम पे हमला कर रहा है उसकी। एंड असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। मान लीजिए अगर कोई लेडी है, उसके ऊपर कोई आदमी आता है, उस रेप की इंटेंशन है उसकी, तो लेडी को ये अलाउड है कि वो उसकी डेथ भी कॉज कर सकती है अपने प्राइवेट डिफेंस पे। अपने आप को रेप से बचाने के लिए वो उसकी डेथ भी कॉज कर सकती है। उसी तरह फोर्थ भी है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। ये भी अगेंस्ट कोर्स ऑफ नेचर अगर आपके ऊपर कुछ करता है, जैसे कि इसमें हम होमोसेक्सुअल एक्ट्स को भी डाल सकते हैं, तो भी आप डेथ कॉज कर सकते हैं। अगर कोई आप पे इस इरादे से असॉल्ट कर रहा है अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करने के लिए, तो भी आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर आता है एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग। किडनैपिंग और एबडक्शन भी हम पढ़ेंगे। बेसिकली जो हम आम भाषा में हम बोलते हैं किडनैपिंग दो तरह की होती है, बाय किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो ये किडनैपिंग भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये आप बस ये ध्यान रख लीजिए कि एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एबडक्टिंग, इन दोनों केसेस में भी आप वो कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट।
रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी एक ऑफेंस है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बेसिकली क्या होता है कि किसी को भी चारों दिशाओं में कहीं पे जाने से रोकना। मान लीजिए आपने किसी को एक कमरे में बंद कर दिया, वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा, तो हम उसको बोलते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो अगर आपको ऐसे कोई असॉल्ट करता है कि आपको लगता है कि वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आपका हो जाएगा और आप पब्लिक अथॉरिटीज़ को अप्रोच, आप पुलिस को अपने रिलीज के लिए फ़ोन वोन या फिर अप्रोच नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको उस केस में आप डेथ भी कॉज कर सकते हैं। और सेवेंथ और जो लास्ट क्लॉज है, एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड। अगर कोई आप एसिड फेंकने की या फिर आपको किसी तरह से आपको देने की या फिर आपके ज़बरदस्ती दे या कुछ करे, तो आप उस केस में भी आपको उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। ये जो सेवेंथ क्लॉज है फाइनल वाला, ये आपका 2013 के अमेंडमेंट के थ्रू आया था, ये ओरिजिनली आईपीसी में नहीं था। जो सेवेंथ क्लॉज है वो आपकी उसके अमेंडमेंट के थ्रू आया है। तो बेसिकली एक बार फिर से ये जो है उनको रिपीट कर देते हैं। पहला है एन असॉल्ट विद द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, कि अगर मान लीजिए अगर कोई मेरे पे हमला कर रहा है और मेरे को ये लग रहा है कि मेरी डेथ हो जाएगी अगर मैंने प्राइवेट डिफेंस को यूज़ नहीं किया। कोई अगर मेरे को चाकू लेके आ जाता है, कोई या फिर मेरे पे गन से शूट कर रहा है, तो मेरे को अप्रीहेंशन होगी कि मेरी डेथ कॉज हो सकती है। एंड असॉल्ट विद एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट को जैसे मैंने आपको बताया आम भाषा में कि एक कोई गंभीर चोट, उसको भी उसमें भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 320 के अंदर। ग्रीवियस हर्ट की अगर आपको एप्रीहेंशन है तो भी आप डेथ कॉज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एंड असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अगर जो आप पे हमला कर रहा है उसकी रेप करने की इंटेंशन है, तो आप डेथ कॉज कर सकते हैं। फोर्थ है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। मान लीजिए कोई होमोसेक्सुअल एक्ट आपके साथ करने की कोशिश कर रहा है, तो भी आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ आता है एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग। अगर कोई किडनैप या एबडक्शन के लिए आपको के इंटेंशन से आपको कोई ऑफेंस कर रहा है, तो आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अगर आपकी कोई करने की इंटेंशन से आपको असॉल्ट कर रहा है, तो भी आप उसके प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज कर सकते हैं। और फाइनली एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड। अगर कोई आप पे एसिड फेंकने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको एडमिनिस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, तो भी आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। तो इन 7 केसेस में आप डेथ कॉज कर सकते हैं अग्रेसर की प्राइवेट डिफेंस के अंदर, आत्मरक्षा के अंदर। अगर जो भी ऑफेंस है वो इन किसी भी कैटेगरी में आ रहा है, अगर इस कैटेगरी में भी अगर आपका ऑफेंस नहीं आ रहा है, तो आप डेथ कॉज नहीं कर सकते। उसके अलावा आप जो भी हार्म है वो आप कॉज कर सकते हैं, बस आप डेथ नहीं कॉज कर सकते। तो बेसिकली इन अगर 7 कैटेगरीज में आपका जो ऑफेंस फॉल हो रहा है, तो आप डेथ कॉज कर सकते हैं, वरना आप डेथ कॉज नहीं कर पाएंगे जो भी अग्रेसर है उसकी। तो आप कोई भी हार्म कॉज कर सकते हैं। अगर मैं इनके अलावा अगर और भी कोई ऑफेंस, अगर उनके अलावा कोई भी ऑफेंस हो रहा है, तो कोई भी हार्म कॉज कर सकते हैं, बस आप डेथ नहीं कॉज कर सकते। अगर आप डेथ कॉज कर देते हैं तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है उस चीज़ की। तो बेसिकली इन 7 पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए। अब ये तो हो गई हमारी बॉडी के ऑफेंसेस की बात। अब हम करते हैं प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने आपको बताया दो तरह के आपके प्राइवेट डिफेंस होते हैं, एक बॉडी का, एक प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई ऑफेंस हो रहा है, तो आप डेथ का कॉज कर सकते हैं। उसमें वहाँ पे किस किस केस में आप डेथ कॉज कर सकते हैं। तो इसमें आता है पहला, अब ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखिए प्रॉपर्टी की बात हो रही है, एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। तो इसमें 4 केसेस आपके आते हैं। पहला है रॉबरी, या तो आपके घर में या किसी के और के भी घर में रॉबरी हो रही है, और तब आप प्राइवेट डिफेंस यूज करके जो अग्रेसर है या जो भी कर रहा है उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। दूसरा है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। इसका मतलब होता है कि सनसेट के बाद और सनराइज से पहले, सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले अगर कोई हाउस ब्रेकिंग करता है, तो आपको हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के अंदर वो ऑफेंस फॉल करता है, और वो आप उस केस में डेथ कर सकते हैं किसी की भी, जो भी अग्रेसर है। इसी तरह मिस्चीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल विच इज यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग और द प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर कोई आग से, मान लीजिए अगर एक कोई बिल्डिंग, टेंट या वेसल है, कोई भी शिप है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी मान लीजिए कोई नॉर्मल टेंट हाउस है, टेम्परेरी रेसिडेंशियल प्लेस है, उसमें लोग रह रहे हैं या वहाँ पे प्रॉपर्टी रखी गई है और उस पर कोई भी आग लगा देता है,
मिस्चिफ बाय फायर करता है तो वो आपका थर्ड केस में फॉल करता है। मिस्चिफ बाय फायर committed on any building, tent or vessel which is used as a human dwelling or as a place for custody of property। या तो वहाँ पे लोग रह रहे हैं या फिर वहाँ पे प्रॉपर्टी रखी गई है, या जैसे कि गोडाउन हो गया, या फिर आपका कोई भी, जो मान लीजिए कोई दुकान हो गई, दुकान में अगर किसी ने आग लगा दी तो वो आपका थर्ड क्लॉज में फॉल करता है। और फोर्थ आ गया आपका थेफ्ट, मिस्चीफ और हाउस ट्रेसपास विद द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। इसका मतलब अगर कोई थेफ्ट कर रहा है, मिस्चीफ कर रहा है या हाउस ट्रेसपास कर रहा है और उससे आपको ये अप्रीहेंशन हो रही है, ये आपको संभावना लग रही है कि किसी की डेथ हो सकती है या फिर किसी को ग्रीवियस हर्ट या गंभीर चोट पहुंच सकती है, तो इन केस में भी आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें ये 4 क्लॉसेस आते हैं। बेसिकली इसके अंदर ये 4 क्लॉसेस आते हैं। और जो बॉडी ऑफ प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है, उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये लिमिटेड राइट है। अगर आपके पास किसी भी केस में पब्लिक अथॉरिटी इसको आप रीच कर सकते हैं, आपके पास मौका है कि आप पुलिस को बुला सकते हैं या पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प ले सकते हैं, तो आपको पहले आपको लॉ कहता है कि आपको पहले पब्लिक अथॉरिटीज को रीच करना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक अथॉरिटीज को रीच कर सकते हैं लेकिन उसके बावजूद आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते हैं या फिर उसको एक्सीड करते हैं, तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी। लॉ आपको यही कहता है कि आपको पहले पुलिस की हेल्प लेनी है, आपको स्टेट की हेल्प लेनी है। अगर आपके पास इमिनेंट डेंजर है, डेंजर इतना गंभीर है कि आप पुलिस की हेल्प नहीं ले सकते या फिर इतना बड़ा है, तो भी तो अगर आप हेल्प नहीं ले सकते तो ही आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ करेंगे, वरना आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। आपको पहले पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए, उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल अगेंस्ट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, माइनस एटसेट्रा। मान लीजिए कोई पर्सन जिसको अनसाउंड माइंड का है, वो आपको अटैक कर रहा है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं कि प्राइवेट डिफेंस। या फिर कोई मान लीजिए इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, किसी ने बहुत हाई वॉल्यूम में अल्कोहल लिया हुआ है, तो क्या आप उसके अगेंस्ट यूज़ सकते हैं। या फिर कोई माइनर आप पे हमला कर रहा है, तो क्या आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है येस। प्राइवेट डिफेंस इन सबके अगेंस्ट अवेलेबल है। आपको सबसे पहले अपनी बॉडी बचानी है, चाहे कोई भी आप पे हमला करने वाला हो, चाहे वो अनसाउंड माइंड वाला पर्सन हो, चाहे वो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन हो, चाहे वो माइनर हो, कोई भी हो, तो आपको प्राइवेट डिफेंस आप यूज़ कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। तो ये बेसिकली आपका प्राइवेट डिफेंस है। एक बार इसको और देख लेते हैं शुरू से। प्राइवेट डिफेंस का ये मैंने आपको जो बताया, जो इसके पीछे जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस है, ये यही है कि पुलिस हर टाइम हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकती, और कुछ इमिनेंट डेंजर या फिर जो एकदम से कहते हैं हम गंभीर सिचुएशंस में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पब्लिक अथॉरिटी के पास जाएँ या पुलिस के पास जाएँ। तो आपका सेल्फ प्रिजर्वेशन के उसमें, आत्मरक्षा के उसके अंदर आप अपनी बॉडी, अपनी प्रॉपर्टी या फिर किसी और की बॉडी या किसी और की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक पनिशमेंट नहीं है या फिर वो रिवेंज के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक प्रिवेंट करने के लिए होता है। सेक्शन 96 आपको एक्सेप्शन देता है प्राइवेट डिफेंस से कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में किया गया कोई भी काम, लेकिन वो अगर इन 96 की शर्तों को पूरा कर रहा है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 तरह के प्राइवेट डिफेंस होते हैं। एक तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, बॉडी एंड प्रॉपर्टी। 2 तरह के होते हैं, बॉडी प्रॉपर्टी। बॉडी में प्राइवेट डिफेंस तब यूज़ कर सकते हैं जब कोई भी ऑफेंस हो रहा हो अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, कोई भी ऐसा ऑफेंस हो रहा है जिससे ह्यूमन बॉडी इफेक्ट हो रही है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और सेकेंडली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में आप तभी यूज़ कर सकते हैं कि अगर ऑफेंस इन कैटेगरी में फॉल कर रहा हो, थेफ्ट हो रही हो, तो रॉबरी हो रही हो, या मिस्चिफ हो रहा हो, या क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा हो। इन 4 कैटेगरीज के अंदर ही आप यूज़ कर सकते हैं और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट फॉर प्रॉपर्टी। उसके बाद एक्सटेंड टू विच द राइट में भी एक्सरसाइज। एक्सटेंड के अंदर ओनली एज मच हार्म कैन बी कॉज एज वॉज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। ना कि डिफेंस के लिए ज़रूरी है उतना ही आप यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर अगला क्वेश्चन, कैन डेथ बी कॉज व्हाइल एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो इसका आंसर है येस, बट उसके लिए आप सिर्फ कुछ ही कंडीशंस में आप डेथ कॉज कर सकते हैं। अब जैसे अब जो जिन कंडीशन में आप बॉडी, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, तो ये 7 कंडीशंस हैं जहाँ पे आप डेथ भी कॉज कर सकते हैं। पहला है एन असॉल्ट विद द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ। दूसरा है एन असॉल्ट विद द अप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। देन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। देन अननेचुरल लस्ट, देन किडनैपिंग और अबडक्टिंग, देन wrongful confinement, and then act of throwing out
एडमिनिस्ट्रिंग एसेट। अगर इनके अलावा कोई ऑफेंस है तो आप प्राइवेट डिफेंस का यूज करके कोई भी हार्म कॉज कर सकते हैं, बस आप डेथ नहीं कॉज कर सकते। उसके अलावा आप प्राइवेट डिफेंस के लिए कोई भी हार्म कॉज कर सकते हैं। इसी तरह व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, कि आपको अगर प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो आपको प्राइवेट डिफेंस में आप डेथ कॉज कर सकते हैं। उसमें भी 4 केसेस आते हैं। पहला है रॉबरी, दूसरा है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, तीसरा है मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल which is used as a human dwelling or as a place for custody of property। तो रॉबरी हो रही हो या फिर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो रही हो या फिर मिस्चीफ बाय फायर हो रही हो, जो भी किसी भी बिल्डिंग, टेंट या वेसल पे, जो कि जहाँ पे लोग रहते हैं या फिर जहाँ पे सामान को रखा गया है, तो उस पर अगर कोई फायर से मिस्चीफ कर रहा है तो आप प्राइवेट डिफेंस में उसकी डेथ भी कॉज कर सकते हैं। और फोर्थ है थेफ्ट, मिस्चीफ और हाउस ट्रेसपास विद द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट। कोई भी थेफ्ट कर रहा है, मिस्चीफ कर रहा है या हाउस ट्रेसपास कर रहा है और उससे आपको डेथ की या ग्रीवियस हर्ट की एप्रीहेंशन हो रही है, तो आप डेथ कॉज कर सकते हैं। और लास्टली इसमें यह है कि इज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल अगेंस्ट पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन्स, माइनर्स एटसेट्रा। कि मान लीजिए कोई माइनर है या फिर कोई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल आप पे अटैक कर रहा है या फिर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन आप पे अटैक कर रहा है, तो आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है येस। आपका राइट है आपकी अपनी बॉडी किसी से भी, जो भी अग्रेसर है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो, चाहे वो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन ही क्यों ना हो, आपके पास पूरा का पूरा राइट है कि आप उस अपनी बॉडी को उसके खिलाफ डिफेंड कर सकें। तो बेसिकली आपका ये था प्राइवेट डिफेंस। 96 to 106 है। एक बार इसके अगर आपके पास बेल एक्ट है तो आप इसके सेक्शंस रीड कर लीजिए। अगर आपके उसमें 1-2 माइनर टॉपिक्स भी हैं कि अगर आपके पास रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज़ है, आपके पास पब्लिक अथॉरिटी के पास जाने का टाइम है और फिर आप यूज़ नहीं कर सकते और मोर हार्म देन नेसेसरी नहीं कर सकते। कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब होता है? बॉडी के जब भी आपको अप्रीहेंशन हो रही है कि बॉडी में डेंजर की अप्रीहेंशन हो रही है तो आप यूज़ कर सकते हैं। एक बार 96 to 106 के सेक्शन एक बार रीड कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपके एग्जाम के लिए, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद एक और हम उसके ऊपर आते हैं जनरल एक्सेप्शन के ऊपर। ये आपने कई जगह सुनी भी होगी, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। ये एक लैटिन मैगजीम है, इसको नोट कर लीजिए। इसकी स्पेलिंग VOLUNTINONFITINJURI है। इसका मतलब ये होता है कि अ हार्म कॉज्ड विद द कंसेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड बी टू बी एन इंजरी। अगर मैंने आपके कंसेंट से कुछ हार्म किया है तो उसको हम इंजरी में नहीं मान सकते। ये सेक्शन 87 to 91 के अंदर इसकी कैटेगरी है। तो ये कंसेप्ट है, ये 2 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। इसके पीछे जैसे कि मैंने आपको प्राइवेट डिफेंस का जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस बताया था, इसके पीछे जो जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस है वो ये है कि एवरी पर्सन इज द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट। हर आदमी को पता होता है कि मेरे फेवर में है, क्या मेरे अगेंस्ट है। तो अगर मैं किसी चीज़ के लिए कंसेंट दे रहा हूँ तो मुझे पता है कि वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है, और अगर कोई चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है तो मैं उसके लिए कंसेंट दूंगा ही नहीं। तो मुझे पता है कि मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ खराब है, और तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना जो भी कंसेंट है वो दूंगा। और जो सेकंड पॉइंट है इसका, नो मैन विल कंसेंट तो व्हाट ही थिंक्स इज हर्टफुल टू हिमसेल्फ। अगर मुझे पता है कि कोई भी चीज़ जो मेरे खिलाफ जो कि मेरे को हर्ट, जो मेरे को क्षति या मेरे को चोट पहुंचा सकती है, तो मैं उसके लिए कभी भी उसके लिए कभी भी मैं हामी नहीं भरूंगा। मैं हमेशा उसी चीज़ के लिए हाँ करूंगा जो कि मेरे लिए लाभदायक हो, ना कि नुकसानदायक हो। अगर कोई चीज़ मेरे को नुकसान कर रही है तो मैं इसके लिए कभी भी हाँ नहीं भरूंगा। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दी पर्सन गिविंग कंसेंट मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज। जो भी बंदी अगर किसी भी रिस्क के लिए हामी भर रहा है तो उसकी कम से कम 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए। अगर कम से कम 18 ईयर्स की इसकी एज होनी चाहिए। अगर 18 ईयर्स से कम अगर वो व्यक्ति है तो उसका कंसेंट नहीं माना जाता। कम से कम व्यक्ति की जो एज है कंसेंट की 18 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। अब देखिए, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए कंसेंट कर रहा हूँ, ये बेसिकली स्पोर्ट्स के उसमें यूज़ होता है या फिर रेसिंग वगैरह इन सब में यूज़ होता है। अब जैसे आपने फिल ह्यूज का एग्जाम्पल सुना होगा, 3-4 साल या उससे ज़्यादा शायद, एक क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, वो उनकी डेथ हो गई थी जब उनको एक बाउंसर बॉल लगी थी। तो उसके अंदर अब जैसे क्रिकेट, जैसे मैंने बताया स्पोर्ट्स के अंदर होते हैं, तो हम स्पोर्ट्स अगर खुद भी खेलते हैं तो हमें भी पता है कि हमें कई जगह पे चोट लग सकती है और वो नॉर्मल खेल का एक हिस्सा है, और उससे हमें ज़्यादा भी चोट लग सकती है। हमें पता है, हम वो उसकी हामी भर के ही हम वो खेलते हैं। हमें पता है कि वो चीज़ हमें चोट लग सकती है,
हल्की फुल्की या फिर ज़्यादा भी चोट लग सकती है, हमें पता है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है, तो उसके लिए हमारा एक कंसेंट होता है। तो उसी के लिए वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का वो वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का जो प्रिंसिपल है वो यूज़ होता है कि अगर मैं किसी भी अपनी चोट लगने के लिए अगर मैं हामी भर रहा हूँ, तो फिर अगर मेरे को फिर चोट लगती है तो मैं उसकी कंप्लेंट बाद में नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अब खुद से ही हामी भरी थी कि हाँ ठीक है, मुझे पता है कि इस चीज़ में मेरे को चोट भी लग सकती है। तो कंसेंट जिसको हम बोलते हैं कंसेंट, कंसेंट जो है वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कुछ भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब मैं अपनी बातों से आपको बताऊं कि हाँ ठीक है कि मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, या फिर इम्प्लाइड हो सकता है कि मैं अपने कंडक्ट के थ्रू आपको बताऊं कि ठीक है कि अगर मैं खेल रहा हूँ आपके साथ या फिर जो भी कर रहा हूँ तो मैं आपको बताऊं। तो कंसेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है वो या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो कंसेंट जो है वो इन दो केसेस में अवेलेबल होता है। पहला तो है कि हार्म शॉर्ट ऑफ ग्रीवियस हर्ट इज कॉज पे कंसेंट, कि ग्रेवियस हर्ट से कम कोई भी हार्म है वो आपने कॉज किया है और वो कंसेंट से कॉज किया गया है, तो आपको डिफेंस मिल सकता है। और दूसरा, हार्म से अगर डेथ भी हो जाए तो भी आपको डिफेंस मिल सकता है, लेकिन उसके लिए इंटेंशन या फिर नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि इससे डेथ कॉज हो सकती है। जैसे कि फिल ह्यूज का मैंने एग्जांपल बताया, उस पर जो बॉलर था उसकी इंटेंशन नहीं थी या फिर उसको नॉलेज नहीं थी कि अगर मैं बाउंसर फेंकूंगा तो उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हाफ से अगर डेथ भी हो जाती है तो भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, लेकिन नॉलेज नहीं होनी चाहिए, इंटेंशन नहीं होनी चाहिए डेथ कॉज करने की, और ना ही नॉलेज होनी चाहिए कि इससे डेथ भी हो सकती है। अब जैसे उसने बॉलर ने जो बॉल फेंकी थी उसकी इंटेंशन नहीं थी कि मैं इसकी डेथ कॉज कर दूंगा, या फिर उसकी नॉलेज भी नहीं थी कि मैं उससे डेथ कॉज हो सकती है, क्योंकि क्योंकि खेल के का पार्ट एंड पार्सल है बाउंसर डालना, और हर बॉलर डालता है। तो इस वजह से उसको ये भी नॉलेज नहीं थी कि इससे डेथ भी कॉज हो सकती है, तो इस वजह से उसको इस चीज़ का एग्जाम्पशन मिल गया था। तो बेसिकली आप जैसे ये यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे कोई मैच देखने गया, अगर कोई स्पेक्टेटर जैसा मैच देखने जाते हैं तो हमें भी पता है कि हाँ हो सकता है कि कल को बॉल स्टेडियम में आके हमारे ऊपर लगे, हमें कहीं हल्की फुल्की चोट भी लगे बॉल के लगने से, हमें पता है और हम इसके लिए कंसेंट भी देते हैं कि आप हम जा रहे हैं तो हो सकता है हमें चोट लग जाए। तो भले ही हम इसके लिए एक्सप्रेसली कंसेंट नहीं देते हैं, बट इसके लिए हम इम्प्लाइडली कंसेंट देते हैं वहाँ पे जाके। जैसे कि हम वहाँ जा रहे हैं तो हमें पता है कि हमें चोट लग सकती है, हमारा जाना ही एक तरह से हमारा कंसेंट है। तो इस तरह से जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। ये इसी तरह आपको सेक्शन में एक इलस्ट्रेशन भी दी हुई है, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो। सेक्शन 87 में है, ए एंड जेड अग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। मतलब एक खेल खेल में ए और जेड फेंसिंग कर रहे थे एक दूसरे के साथ, जैसे हम तलवारबाजी भी कह सकते हैं जैसे। तो ए वाइल प्लेइंग फेयरली हर्ट्स जेड, खेल खेल में ए से गलती से जेड को थोड़ी बहुत चोट लग गई। हेयर ए कमिट्स नो ऑफेंस, यहाँ पे जो भी ए ने किया है वो ऑफेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फेंसिंग वो लोग कर रहे थे वहाँ पे एक तरह से उनका एम्प्लाइड कंसेंट माना जाता है कि खेल खेल में उनको हल्की हल्की चोट भी लग सकती है। तो इसी वजह से अगर वो बिना किसी इंटेंशन के नॉलेज के अगर किसी को चोट पहुँच जाती है तो फिर उसके अंदर उसको लाइबिलिटी आपकी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एक तरह से एक तरह का कंसेंट होता है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो कंसेंट जो पर्सन दे रहा है उसकी एज 18 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए कम से कम। अगर 18 ईयर से ज़्यादा है तो फिर एज आपकी, तो फिर आपका कंसेंट कंसेंट नहीं माना जाता। अगर 18 ईयर से 18 ईयर से अगर आपकी कम एज है तो आपका कंसेंट नहीं माना जाता। अगर 18 ईयर से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए, 18 या उससे प्लस। इसके अदर एग्जांपल भी यही होते हैं, ये स्टेटस इन अ गेम, जैसे कि हम कोई मैच देखने गए हों या फिर प्लेयर्स को आपस में कोई चोट लग जाए, जैसे कि फिल ह्यूज का मैंने एग्जांपल दिया, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे जिनकी डेथ हो गई थी बॉल लगने से। तो बेसिकली यही आपकी वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया जो है आपको, इस पे भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और मैं इस पे एक क्वेश्चन भी आया था कि एक कोई आदमी F1 की रेस देखने गया था, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, कार का कोई पार्ट लग के उसको चोट लग गई, तो वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया उस पर लगेगा या फिर नहीं लगेगा? तो इसका आंसर है येस, क्योंकि वो भी एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है। एक रेसिंग कार है, उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है और चोट भी लग सकती है। तो एक तरह से जैसे कि हम मैच देखने में अगर हमको बॉल लगने का हम रिस्क ले लेते हैं इम्प्लाइडली, ऐसे ही अगर हम किसी और स्पोर्ट में जाते हैं तो उससे में मिलते जुलते राइट्स, जो मिलते जुलते जो भी लायबिलिटी है उसका भी हम इम्प्लाइडली रिस्क ले सकते हैं। तो कम से कम आपके 18 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए कंसेंट के लिए। और बाकी जो दो कंडीशन है कि हार्म शॉर्ट ऑफ ग्रीवियस हर्ट इज कॉज्ड बाय कंसेंट, कि ग्रीवियस हर्ट से कम होना चाहिए जो भी हार्म है वो कंसेंट से हुआ, ग्रीवियस हर्ट से कम। नॉर्मल हर्ट भी हो सकता है या फिर नॉर्मल कोई छोटी मोटी चोट भी हो सकती है, ग्रेवियस हर्ट नहीं होना चाहिए।
और दूसरा harm resulting even in death if it was not so intended or it was without knowledge that it is likely to cause death। कि अगर डेथ भी हो जाती है तो भी आपको डिफेंस मिल जाएगा अगर आपने वो बिना नॉलेज के किया है या फिर बिना इंटेंशन के किया है, तो आपको दोनों केस में डिफेंस मिल जाएगा। तो ये आपको वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की और ये जो डेफिनेशन जो जनरल एक्सेप्शन थी वो आपकी इसी के अंदर आती है। हम अब एक और हम छोटी सी एक और वो ले लेंगे जनरल एक्सेप्शन, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, सेक्शन 95। ये भी यहाँ पे भी मैंने एक वो लीगल मैगजीन लिखा हुआ, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, तो इसमें इसका मतलब है कि लॉ विल नॉट टेक नोटिस ऑफ ट्राइफल्स। लॉ जो है वो छोटी मोटी बातों का नोटिस नहीं लेता है। इसके अंदर ये इसका जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस भी यही है कि रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू कंप्लेन अगेंस्ट पेटी हार्म्स, कोर्ट्स आर ऑलरेडी ओवरबर्डन विद केसेस। मान लीजिए जब आप बस में जा रहे हैं, आपको किसी का गलती से धक्का लग गया, भले ही उसके लिए भी जो अगर आपका जो भी ऑफेंस जो भी उससे धक्का लगा है वो आपके किसी ऑफेंस की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, लेकिन आजकल की जो जैसे कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे छोटे मोटे एक दूसरे को चोट लगना आम बात है, तो हम उसके लिए हम किसी कंप्लेंट में नहीं जा सकते कि उसकी कंप्लेंट हम क्रिमिनल कोर्ट्स में नहीं कर सकते। जो कि छोटी मोटी चीज़ें हैं उसके लिए कोर्ट उसका नोटिस नहीं लेता है, और उसके लिए हम ना कोर्ट्स ऑलरेडी ओवरबर्डनड है, और उसके लिए हम ना तो हम कंप्लेंट भी अगर कर भी दे तो कोर्ट उसका नोटिस नहीं लेगा, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ आज के टाइम पे हमको रहना ही पड़ता है। तो अगर आपके साथ कोई बड़ी हार्म नहीं हुई है और आपके साथ कोई छोटी मोटी बात ही है तो उसके लिए भी आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, और बेसिकली लॉ उसका नोटिस नहीं लेगा, क्योंकि एक ट्राइफल जैसे ट्राइफल एक्ट हम उसी को बोलते हैं जो कि एक बहुत कोई भी छोटी सी बात हो। तो लॉ विल नॉट टेक नोटिस ऑफ ट्राइफल्स और रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू कंप्लेंट अगेंस्ट पेटी हार्म। अगर छोटे मोटे आपके खिलाफ कोई अगर किसी ने चोट पहुंची, आपको कुछ भी हुआ तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ है और हमको थोड़े बहुत एडजस्टमेंट से करना रहना ही पड़ेगा। अगर हम इसके खिलाफ भी हम कंप्लेंट करने लग गए तो कोर्ट ऑलरेडी बहुत ओवरबर्डन है, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो क्रम्बल कर जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर आपकी यही छोटी मोटी एक्ट्स जो होती हैं वो आती हैं सेक्शन 95। इसका ये मैक्सिमम याद कर लीजिए, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। तो आज भी मैंने दो आपको ये बताए, वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया, ये हार्म कॉज विद कंसेंट इज कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एन इंजरी, और डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स मतलब कि लॉ विल नॉट टेक नोटिस ऑफ ट्राइफल्स। तो बेसिकली अभी आज जो हमने पढ़ा प्राइवेट डिफेंस पढ़ा, वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया पढ़ा, और इसके अलावा हमने ट्राइफल्स के बारे में पढ़ा है। इसके साथ साथ ये जो भी ये मैंने सॉफ्ट कॉपी है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेजूंगा, मॉडरेटर्स आपको भेज देंगे। और बाकी जो आज हमने पढ़ा है उसके लिए आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को बता दीजिए। और एक और चीज़ जैसे अभी मैं बताना भूल गया कि जो जनरल एक्सेप्शन है वो आज हम इतनी ही करेंगे, अगर जो छोटी मोटी होंगी वो मैं आपको नोट्स में बना के दे दूंगा। बाकी जो मेन ऑफेंसेस हैं वो हम आपके कल से शुरू कर देंगे, जो भी आप थेफ्ट वगैरह मतलब जो ऑफेंसेस की कैटेगरी में आपके आते हैं वो हम कल से शुरू कर देंगे। बाकी कोई अगर आपके क्वेश्चन है तो आप मेरे को बता दीजिए प्लीज। कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लर्किंग ट्रेसपास बेसिकली ट्रेसपास ही होता है। ट्रेसपास विद द इंटेंशन ऑफ कंसीलिंग योर ट्रेसपास इज कॉल्ड लर्किंग ट्रेसपास। अगर आप कंसील कर रहे हैं अपने ट्रेसपास को, आपकी इंटेंशन है, तो उसको लर्किंग ट्रेसपास बोला जाता है, बट वो आपके एग्जाम ड्यू के लिए इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। विच सेक्शन इज लायबल फॉर 87 to 91 के अंदर आपके आते हैं, उसमें 88, 89, 90 में आपकी कंसेंट की डेफिनेशन दी हुई है, तो 87 से आपको शुरू होता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के सेक्शन, जो 87 to 91, और 90 में आपकी कंसेंट की डेफिनेशन दी हुई है। सपोज इफ द गार्जियन की कंसेंट इज टू टेक एडमिट द चाइल्ड एंड हाँ, तो देन गार्जियन अगर कंसेंट दे रहा है तो गार्जियन की कंसेंट आपसे फिर लायबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि गार्जियन ने क्या है, अगर माइनर खुद से आता है तो आपकी लायबिलिटी बनेगी। अगर गार्जियन, क्योंकि जो भी 18 अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज होते हैं उनकी जो कंसेंट की कैपेसिटी होती है वो गार्जियन के पास होती है। तो अगर गार्जियन कंसेंट दे रहे हैं तो कंसेंट हो सकता है, लेकिन खुद से कंसेंट नहीं मांगते।
एलिमेंट्स ऑफ क्राइम जैसे मैंने कल बताया, मेंस रे और एक्टिव रे। मेंस रे मतलब गिल्टी माइंड, जो भी मेरा गिल्टी माइंड है, और एक्टिव रे मतलब गिल्टी एक्ट। गिल्टी माइंड प्लस गिल्टी एक्ट इक्वल टू एन ऑफेंस। अगर आपका मेंस रे या गिल्टी माइंड है और साथ में आपके गिल्टी एक्ट भी, तो दोनों को मिला के आपका एक क्राइम का एलिमेंट बन जाते हैं पूरे। ट्रेसपास एंड लर्किंग ट्रेसपास को मैंने आपको बताया। लर्किंग ट्रेसपास आपको अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लर्किंग ट्रेसपास मतलब आप कंसील कर रहे हैं अपने ट्रेसपास को, आप छुपने की तैयारी से गए हैं कि दूसरों को मैं छुप के रहूं, तो उसको ट्रेसपास लर्किंग ट्रेसपास में आता है, बट वो आपके इसके लिए इतने इंपॉर्टेंट है। और एक बार इसको आप प्लीज ढंग से पढ़ लीजिएगा, जो ग्रीवियस हर्ट 96 के आप बेयर सेक्शन प्लीज पढ़ लीजिएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मेन आपको मैंने बता दिया है, वो आप, मैं आपको ये जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके साथ। Any doubts? मिस्चिफ बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर मैं किसी अपनी, मान लीजिए मैं अगर एग्जांपल दूं तो, कि मैंने ऐसे ही अपने रॉन्गफुल इंटेंशन से कि कहीं पे भी किसी भी प्रॉपर्टी में का डैमेज कर दिया, किसी भी प्रॉपर्टी में आग लगा दी उसको डैमेज पहुंचाने के लिए बिना किसी एक्सक्यूज के, तो उसको मिस्चिफ बोला जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी विद ए रॉन्गफुल इंटेंशन इज कॉल्ड मिस्चिफ। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई, मैंने कोई चीज़ ट्रस्ट करके रखी हुई है, आपको इंटरेस्ट की है मैंने कोई चीज़, और फिर आप वो चीज़ का वायलेशन करते हैं या फिर उस चीज़ को मिसयूज़ करते हैं, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल जब वो सेक्शन में हम पढ़ाएंगे उसके बारे में। अभी बस आप ये डिफरेंस बिटवीन डकैती और रॉबरी को जब 5 लोग करते हैं तो उसको डकैती बोला जाएगा, बट वो भी बाद में आएगा ऑफेंसेस। अभी आपका कोई अगर प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए। जो भी डाउट्स आपके आज के सेशन से रिलेटेड हैं, प्लीज उस पे रहिए। आपका थेफ्ट और एक्सटॉर्शन से ही रॉबरी बनती है, और रॉबरी से ही आपकी डकैती बनती है, तो वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब 5 लोग या से ज़्यादा रॉबरी करें तो उसको डकैती बोला जाएगा। बाकी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे सेक्शन। आई थिंक डाउट्स आर डन। ओके, सो मैं आपको मॉडरेटर से मैं आपको ये सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। अगर किसी को चाहिए तो आप, यदि कोई प्रॉपर्टी मांग कर भाग जाता है तो क्या डेथ कॉज किया जा सकता है? हाँ, अगर भाग जाता है तो आप, अगर भाग जाता है तो आप डेथ किसकी कॉज करेंगे? अगर वो भाग गया तो आपको, और डेथ आपको ये नहीं है कि आपको डेथ उसकी कॉज करनी है, आप उसको प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ही आप डेथ कॉज कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको अगर किसी ने आग लगा दी तो आप जाकर उसको मार देंगे, आपको उसको बचाने। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि जो प्राइवेट डिफेंस है वो सिर्फ इतना ही डिफेंस है कि आप प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये प्यूनिटिव या फिर बदला लेने के लिए राइट नहीं है, ये सिर्फ आपकी रक्षा के लिए, प्रॉपर्टी या फिर अपनी प्रॉपर्टी को रक्षा के लिए होता है। तो अगर आपको कोई भाग जाता है तो आप सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बचा सकते हो उस टाइम पे। अग्रेसर अगर भाग गया तो आप उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते। नॉर्मल कन्फाइनमेंट नॉर्मल रिस्ट्रेंट का डिफरेंस, अगर आप, फिर अगेन ये उसका बाद में आएगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक डायरेक्शन में किसी को जाने से रोक रहे हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता है। अगर आप उसको चारों डायरेक्शन में रोक रहे हैं जाने से, तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर आता है। आदर्श सोनी, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ, तो अगर स्टेडियम अथॉरिटी ने किस सेंस में उसको हर्ट किया है तो वो देखा जाएगा। अगर स्टेट, हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर। अगर स्टेडियम अथॉरिटी ने बिना, स्टेडियम अथॉरिटी में आपकी सिर्फ वॉलंटियर नॉट फिट इंजूरिया के अंदर आपकी सिर्फ इतनी लायबिलिटी, इतनी आपको एक्सेप्शन मिलती है कि जो खेल से रिलेटेड आपको अगर कोई चोट पहुंचती है तो आप डिफेंस ले सकते हैं। अगर कोई आपको बिना बात के, या फिर अगर मान लीजिए अथॉरिटीज आपको मार रही हैं, तो आपका जो अलग अलग ऑफेंस बन जाता है, वो फिर आपको खेल से रिलेटेड नहीं रह जाएगा। अगर आपको खेल से रिलेटेड कोई वो लगती है तो आपको चोट लगती है। शाहरुख का 2012 देखिए, वो अलग केस था, वो तो उसकी एक गार्ड से एक लड़ाई हुई थी, वो वॉलंटियर नॉट फिट इंजूरिया के अंदर नहीं आएगा वो। हाँ जी, एक्सीडेंट ड्यूरिंग गेम, जैसे कि मैंने आपको बताया फिल ह्यूज को जो चोट लगी थी, या फिर किसी को कोई चोट लग जाती है नॉर्मल गेम के कोर्स में, तो वो वाली एक्ट आपके वॉलंटियर नॉट फिट इंजूरिया के अंदर आती है।
भैया डाउट्स आर नेवर एंडिंग आई थिंक, तो और ओके, कुछ तो डाउट अगर रिपीट्स आप, रिपीट्स हाँ, अगर आपके कोई डाउट्स अगर इसके बाद भी हैं तो आप मेरे को मेल कर दीजिएगा, मॉडरेटर्स आपको ईमेल यस, आईडी दे देंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। हमने एक ईमेल आईडी शेयर की है व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके भैया, थैंक्स फॉर द हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इन आवर क्लास एज वेल, थैंक यू सो and मच, thanks थैंक for यू, sharing the PDF as well. That थैंक was यू, really effective for us. So I थैंक यू think सो I मच। should end the session. श्योर श्योर, नाइस टू सी यू, Thank you, गुड बाय, Bia. बाय।